हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग शूट करने वाले हैं बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बायोलॉजी से क्वेश्चन होगा और सबसे पहला जो है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा और होने वाले टेस्ट में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो प्रिपेयर रहिएगा और खूब जम के जो है वो पढ़िए और मन लगा करके जो है वो खूब ध्यान दे करके पढ़िए। बाकी सबसे पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके समक्ष आप देख सकते हैं, पूछा गया प्रश्न है ये 2013 में। ये कब पूछा गया है? तो ये 2013 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों का उल्लेख करें। तो ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? जब ज्यादा ध्वनि होने लगती है तो वही तो ध्वनि प्रदूषण है ना। तो क्या हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण? यानी 100 dB से अधिक तीव्रता वाली ध्वनि बड़े कारण ज्ञानेंद्रिय सहित मानव शरीर के अन्य भागों पर पड़ने वाले कुप्रभावों को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी ध्वनि की आवाज जब 100 डेसिबल से क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। ध्वनि का जो मापांक है वो 100 डेसिबल से जब अधिक हो जाता है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में वो जो ध्वनि होती है वो मानव के ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ मानव के अन्य शारीरिक भागों पर भी दुष्प्रभाव डालने लगता है और इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? सामान्य सा परिभाषा है कि जब ध्वनि का मापांक अर्थात ध्वनि का परिमाण जब 100 डेसिबल से ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह ध्वनि हमारे ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ हमारे शरीर के अन्य भागों पर भी दुष्प्रभाव डालता है और यही जो है वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसका दुष्परिणाम प्रभाव क्या है भाई? तो कर्णपटल के क्षतिग्रस्त होने के कारण सुनने में बाधा होती है, दूसरे व्यक्ति से बात करने में बाधा होती है, तनाव, नेत्र दोष, सर दर्द, अनिद्रा आदि रोगों का जो है वह अंबार लग जाता है शरीर में। यानी जब ज्यादा ध्वनि होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है, अनिद्रा नींद नहीं लगती है, साथ ही साथ जो है उसके कर्णपटल यानी कान का पर्दा फट जाता है तो उसे सुनने में कठिनाई होती है। दो लोग बात कर रहे हैं और ध्वनि ज्यादा हो तो फिर वे आपस में बात नहीं कर पाते हैं। 2013 में पूछे गए इस प्रश्न का यही जवाब है बच्चों। अगला प्रश्न है कि संकटग्रस्त स्पीशीज को कम से कम एक संकटग्रस्त पौधे एवं संकटग्रस्त जंतु के उदाहरण भी देने हैं और नाम के साथ उदाहरण देने हैं। सो उदाहरण जो है वो परिभाषित करें। यानी संकटग्रस्त कौन कौन जो है वो पादप है और कौन कौन से वो जंतु हैं, उनका नाम के साथ उदाहरण भी देना है और बताना है। तो वे वन्य जीव जाति जो निकट भविष्य में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हों। बच्चों ध्यान देना, वे जीव जाति या वे जीव जो निकट भविष्य में या आने वाले भविष्य में समाप्त होने की कगार पर हो, पृथ्वी से उनका मूल अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा, वे संकटग्रस्त जो है वह जाति कहलाती है। जैसे लाल पांडा जंतु हो गया और पीपर बर्बेरी जो है वो क्या हो गया? तो पीपर बर्बेरी जो है वो पादप हो गया। तो लाल पांडा जो है वो जंतु है और वो अब विलुप्त होने की कगार पर है। इस पृथ्वी पर से वो विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए उसे संकटग्रस्त जाति कहा जाएगा। और पीपर बर्बेरी जो है वो पादप है और यह भी अब समाप्त होने की कगार पर है। इसकी जाति जो है वह समाप्त होने की कगार पर है, इसलिए इसको संरक्षण देना अति आवश्यक है। अब हम देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न। जितना भी प्रश्न देख रहे हैं बच्चों ये 2013 के बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का संग्रह है। और अगला जो प्रश्न है वो है कि वाइटल इंडेक्स क्या है, इसे ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। वाइटल इंडेक्स क्या होता है? तो जो जनन दर एवं मृत्यु दर के प्रतिशतता अनुपात का मान होता है उसे ही जो है वह जैविक इंडेक्स या वाइटल इंडेक्स कहते हैं। मतलब जनन दर और मृत्यु दर का जो प्रतिशतता होता है, उस प्रतिशतता का जो अनुपात होता है उसे ही जैविक इंडेक्स कहते हैं या वाइटल इंडेक्स कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि वाइटल इंडेक्स क्या होता है। वाइटल इंडेक्स को ही जो है वो क्या बोला जाता है? तो वाइटल इंडेक्स को ही जो है वो जैविक इंडेक्स भी बोला जाता है। जनन दर और मृत्यु दर के प्रतिशतता का जो अनुपात होता है
उसे ही वाइटल इंडेक्स कहते हैं, उसे ही जो है वह जैविक इंडेक्स कहते हैं। इसे ज्ञात करने का जो सूत्र है वो निम्नलिखित है। क्या है सूत्र? तो सूत्र जो है वो है कि VI इज इक्वल टू N/M इंटू 100। क्या हो जाएगा? VI इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? VI इज इक्वल टू N/M इंटू 100। तो N क्या हो जाएगा? तो N जो है वो जलन दर हो जाता है और M जो होता है वो मृत्यु दर हो जाता है, मोर्टिलिटी हो जाता है। तो क्या हो जाएगा वाइटल इंडेक्स का सूत्र? तो वाइटल इंडेक्स का सूत्र हो जाएगा वाइटल इंडेक्स VI, वाइटल इंडेक्स इज इक्वल टू N/M इंटू 100। प्रतिशत मान ज्ञात करना है भाई वाइटल इंडेक्स का। तो वाइटल इंडेक्स का जो प्रतिशत मान होता है बच्चों, VI इज इक्वल टू हो जाएगा N/M इंटू 100, जहां N जो है वो जलन दर है और M जो है वो मृत्यु दर है। और जलन दर और मृत्यु दर की प्रतिशतता का जो अनुपात होता है, N क्या हो गया? जलन दर, M क्या हो गया? मृत्यु दर। तो जलन दर और मृत्यु दर के प्रतिशतता का जो अनुपात होता है उसे ही बच्चों कहते हैं वाइटल इंडेक्स या जैविक इंडेक्स। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भली भांति जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि बायोप्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं? बायोप्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं? तो वैज्ञानिक शोध जो प्रकृति के सतत उपयोगी कार्यान्वयन प्रक्रिया अथवा उत्पाद के तत्वों पर नजर रखती है, बायोडायवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग अथवा बायोप्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। यानी बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या कहलाती है बच्चों? तो बायोप्रोस्पेक्टिंग जो है वो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें वैज्ञानिक शोध करते हैं, और वैज्ञानिक शोध करते हुए प्रकृति के सतत उपयोगी कार्यान्वयन प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर नजर रखती है कि प्रकृति में ऐसे कौन कौन से जो है वो क्रियाएं जो है वो हो रही हैं जो उपयोगी है, और उपयोगी ही नहीं सतत उपयोगी है, अथवा उसका उत्पादन जो है वह जो तत्व कर रहे हैं उन पर भी वैज्ञानिकों की नजर होती है, और इसे ही जो है वो बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग अथवा बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है। बायो प्रोस्पेक्टिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकृति में जितने भी तत्व हैं जो उत्पादन करते हैं उन पर वैज्ञानिकों का नजर होता है। साथ ही साथ ऐसी चीजें जो प्रकृति में जो है वो क्रियान्वयन करती हैं, अर्थात कुछ क्रियाएं करती रहती हैं, उन पर वैज्ञानिकों का नजर होता है। इसे ही बायोडायवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं अथवा बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है ये पूरा का पूरा प्रक्रिया। नेक्स्ट जो है वो हम अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है कि मियादी बुखार के कारण कारक जीव और लक्षणों को लिखें। यानी मियादी बुखार का क्या कारक है ये बताना है, साथ ही साथ कारक जीव को बताना है और उसके लक्षण को लिखना है। तो मियादी बुखार का जो कारण होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देगा कि मियादी बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? तो मियादी बुखार जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण। बोलिए किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण जो है वह मियादी बुखार होता है। और इसका कारक क्या है? कैसे ये साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जो है वह शरीर में प्रवेश कर जाता है? तो जब कभी भी कोई व्यक्ति संदूषित भोजन करता है, बासी भोजन करने लगता है, खराब भोजन करने लगता है, पेय पदार्थ एवं जल ग्रहण करने से जो है वह ये उत्पन्न हो जाता है, पेय पदार्थ जो अशुद्ध होता है और उसको व्यक्ति पीने लगता है, तो मियादी बुखार हो जाता है। याद कीजिए मियादी बुखार कब होता है? जब बरसात होता है तो टाइफाइड होने लगता है। क्यों टाइफाइड होता है भाई? इस पर कभी विचार किए हैं? जब बरसात होती है तो बारिश की बूंदें जो है वो धरती पर पड़ती हैं, और वो धरती की जो परत होती है वो उस बारिश की बूंदों को अपने अंदर सोखती है। तो जितने भी नाले हैं, जितने भी नाले हैं, छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी नलियां हैं, वो सब फुल हो जाती है पानी से। तो पानी जाता कहाँ है भाई? पृथ्वी के अंदर जाता है। तो वो अलग चीज है कि प्राकृतिक तौर पर छल करके पानी अंदर जाता है, पर कुछ अशुद्धियां पानी अंदर की ओर लेकर के जो जाती है, वो अशुद्धियां जब हम हैंडपंप चलाते हैं तो वो सीधा कहाँ आती है? जिसका हैंडपंप का लेवल ऊपर होता है 45, 48, 50, 52, 58 फीट पर जिसका हैंडपंप होता है वो पानी आता है ऊपर, और उसे हम पीते हैं तो मियादी बुखार होता है। यानी संदूषित पानी पीने से भी जो है और जल ग्रहण करने से भी जो है वो मियादी बुखार होता है। मियादी बुखार किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी। याद कर लीजिएगा, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण मियादी बुखार होता है। मियादी बुखार किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण मियादी बुखार होता है बच्चों। साल्मोनेला टाइफी के कारण मियादी बुखार होता है। लक्षण क्या होता है इसका? जो लक्षण होता है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु जैसे ही
हावी हो जाता है मनुष्य पर, तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के हावी होने के बाद व्यक्ति को जो है वो लगातार तेज बुखार होने लगता है। लगभग 102 डिग्री से लेकर के 104 डिग्री तक बुखार हो जाता है। साल्मोनेला जीवाणु का इतना जो है वो प्रकोप होता है कि मियादी बुखार के अंतर्गत 102 डिग्री से लेकर के और 104 डिग्री तक जो है वो बुखार होता है बच्चों। भूख नहीं लगता है, पेट दर्द होने लगता है, कब्ज होता है, सर दर्द और कमजोरी होने लगता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है कि प्रारंभ कूट कोडोन क्या है, इन्हें लिखें। प्रारंभ कूट कोडोन क्या है भाई? तो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास के वे 3 क्रम जो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रारंभ करने में मैसेंजर आरएनए के, तो प्रारंभ कूट कोडोन क्या है? क्या है? प्रारंभ कूट कोडोन क्या है? इन्हें लिखें। तो प्रारंभ कूट कोडोन जो होता है वो मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम विन्यास के वे 3 क्रम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ में मिथायोनिन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रारंभ कूट कहलाते हैं। प्रारंभ कूट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास का वो 3 क्रम होता है जो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रारंभ में मिथायोनिन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, वही प्रारंभन कूट कहलाता है। जैसे कि एयूजी या जीयूजी, यानी एयूजी का मतलब हो गया और जीयू का मतलब हो गया एडेनिन, ग्वानिन, है ना, एवं वीवीजी 2 असीम केंद्रकी में, है ना, 2 असीम केंद्रकी में जो है वो एयूजी तथा जीयूजी और वीवीजी में जो है वो 2 असीम केंद्रकी में जो है प्रारंभ कूट होता है। तो प्रारंभ कूट क्या हो गया बच्चों? प्रारंभ कूट जो है वो है कि मैसेंजर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास के वे 3 क्रम जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ में मिथायोनिन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, प्रारंभ कूट कहलाता है। जैसे कि एयूजी या जीयूजी एवं वीवीजी 2 असीम केंद्र में। नेक्स्ट जो है वो हम अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है कि विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों करते हैं? विपुंसन से आप क्या समझते हैं और इसे क्यों करते हैं? तो द्विलिंगी पादपों में से पुमंग नर जनन भाग को कहा जाता है, हटाने की क्रिया को विपुंसन कहते हैं। जो द्विलिंगी पादप होते हैं और उन द्विलिंगी पादपों में से जो पादप का नर जनन अंग होता है जिसे पुमंग कहा जाता है, स्त्री जनन अंग जो होता है वो स्त्री केसर होता है। तो नर जनन अंग जो पुमंग होता है द्विलिंगी पादपों में से उस नर जनन अंग को जैसे ही हम हटा देते हैं, काट करके अलग कर देते हैं, तो वही विपुंसन कहलाता है। और पादप जनन कार्यक्रम की इस क्रिया को स्वनिषेचन को रोक देने के लिए किया जाता है। यानी ऐसा पादप जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों है और वो दोनों स्वनिषेचन कर सकता है, तो इस स्थिति में जो नर जननांग है जिसको पुमंग कहते हैं उसको जो है वो काट करके हटा दिया जाता है, तो वह फिर से स्वनिषेचन नहीं कर सकता है, और ऐसी क्रिया को ही जो है वो क्या कहा जाता है? विपुंसन कहा जाता है। विपुंसन कौन सी क्रिया होती है बच्चों? तो विपुंसन क्रिया के अंतर्गत जो द्विलिंगी पादप होते हैं उसके नर जनन अंग, तो नर जनन अंग कौन से? तो नर जनन अंग में पुमंग आता है पादप के, उसको काट करके अलग कर दिया जाता है ताकि वो पादप स्व निषेचन न कर सके, खुद से जो है वह निषेचित न हो सके, और यह पूरी प्रक्रिया जो है वह विपुंसन कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, और अगला प्रश्न है कि एमटीपी क्या है, इसके सुरक्षित एवं घातक काल का उल्लेख करें। एमटीपी क्या है? तो यह गर्भ का चिकित्सकीय समापन है। एमटीपी क्या है? तो यह गर्भ का चिकित्सकीय समापन है, अतः इसे गर्भ का पूर्णता से पूर्व जानकारी में गर्भपात बड़ी विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो पूर्णता से पूर्व, यानी ये जो होता है वो गर्भ का पूर्णता से पूर्व, यानी गर्भ के पूर्ण होने से पहले ही इसके जानकारी में गर्भपात बड़ी विधि भी इसे कहा जाता है। सुरक्षित काल क्या होता है? तो गर्भ ठहरने के 12 सप्ताह का अधिक से अधिक 20 सप्ताह तक जो है ये इसका सुरक्षित काल होता है, और ऐसी स्थिति में एमटीपी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में एमटीपी किया जा सकता है, कब किया जा सकता है? तो गर्भ ठहरने के 12 सप्ताह या अधिक से अधिक कितना? 20 सप्ताह। 12 सप्ताह या 20 सप्ताह तक जो है अगर समय है, 12 सप्ताह हुआ है गर्भ धारण किए हुए या 20 सप्ताह हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एमटीपी किया जा सकता है। और इसका घातक सप्ताह क्या होता है? तो इसका घातक सप्ताह होता है 20 सप्ताह के बाद। अगर 20 सप्ताह के बाद एमटीपी की क्रिया की जाती है, अर्थात गर्भपात जब करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह घातक हो सकता है महिला के लिए। तो वैसे मेरा मानना है कि कभी गर्भपात कराना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई? एक ऐसे मतलब प्राण को, जो प्राणों से प्रिय है, ऐसे बच्चे को जो गर्भ में पल रहा है मारा जाए, वो चाहे
12 सप्ताह का समय अवधि हो चाहे 20 सप्ताह का समय अवधि हो, बिल्कुल भी जो है वो गर्भपात सही नहीं है। और अगर कोई कराता है, प्रेशर देता है, तो आप तुरंत जो है वो पुलिस में रिपोर्ट कीजिए, इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन है कि एमटीपी क्या है, तो एमटीपी जो है वो गर्भ का चिकित्सकीय समापन है। गर्भ का क्या कर देना है? चिकित्सकीय समापन कर देना है, चिकित्सा के द्वारा समापन कर देना है, गर्भ को नष्ट कर देना है। अतः इसे गर्भ का पूर्णता से पूर्व जानकारी में गर्भपात कहा जाता है और यह बड़ी विधि भी जो है वह कहलाती है। सुरक्षित काल क्या होता है? तो गर्भ जब ठहर जाता है तो 12 सप्ताह से लेकर के 20 सप्ताह तक का जो समय होता है, इस अवधि में जो है वो एमटीपी कराया जाता है, अर्थात गर्भपात कराया जाता है, चिकित्सकीय समापन किया जाता है गर्भ का। और घातक जो काल होता है वह 20 सप्ताह के बाद होता है। 20 सप्ताह के बाद जैसे ही अगर ये प्रक्रिया की जाती है तो महिला की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि कूट फल के बारे में सोदाहरण बताइए। ये भी जो है वह 2013 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि कूट फल के बारे में सोदाहरण बताइए। तो वह फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर के पुष्प के अन्य भागों से होता है। वह फल जिसका विकास पुष्प के अंडाशय से न होकर के उसके अन्य भागों से होता है, जैसे कि थैलामस से होता है, कूट फल कहलाता है। जैसे सेव, नाशपाती इत्यादि। सेव, नाशपाती इत्यादि का जो विकास होता है वह अंडाशय से नहीं होता है, यानी जो पादप है उस पादप के पुष्प के अंडाशय से जो है वो उसका विकास नहीं होता है, बल्कि पुष्प के अन्य भागों से जो है वो इसका विकास होता है। इसीलिए कूट फल के बारे में जब कभी भी कहा जाए तो आप यही परिभाषा दीजिएगा कि ऐसा फल जिसका विकास अंडाशय से न होकर के पुष्प के अन्य भागों से होता है, उसे ही जो है वह कूट फल कहा जाता है। जैसे सेव है, नाशपाती है इत्यादि। अगला जो है वो हम प्रश्न देखेंगे बच्चों, मोनोकार्पिक फलों को आप बताना कि मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं। तो मोनोकार्पिक फल जो है वो सत्य फल कहलाता है। तो वह शल्य फल जिसका विकास एक कार्पेल से होता है, मोनोकार्पिक जो है वह फल कहलाता है। मोनोकार्पिक फल क्या होता है? तो वह शल्य फल जिसका विकास एक कार्पेल से होता है, उसे ही मोनोकार्पिक फल कहते हैं। अगला जो है वो हम प्रश्न देखेंगे बच्चों कि पुनःपूर्वता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। पुनःपूर्वता से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ बताइए। तो पुनःपूर्वता जो होती है वह द्विलिंगी पुष्पों में होती है। पर परागण के लिए एक ऐसी स्थिति यह होती है जिसमें नर जनन भाग मादा भाग से बहुत पहले परिपक्व होकर के पराग कणों को मुक्त कर देता है और पर परागण को उत्साहित करता है। इसका लाभ जो होता है पादप में यह होता है कि द्विलिंगी पुष्पों में स्वनिषेचन को रोक करके विभिन्नता को यह उत्पन्न करता है। ये द्विलिंगी जो पादप होते हैं उसमें स्वनिषेचन को रोक देता है पुनःपूर्वता, और वहां पर जो है वह विभिन्नता को जो है वह उत्पन्न करता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पुनःपूर्वता जो विधि होती है उसमें द्विलिंगी पुष्पों में पराग कण के लिए एक ऐसी स्थिति हो जाती है जिसमें नर जनन भाग मादा भाग से बहुत पहले जो है वह परिपक्व हो जाता है और पराग कणों को मुक्त करके पर परागण को जो है वह उत्साहित करता है। ऐसी स्थिति में द्विलिंगी पुष्पों में जो है वह स्वनिषेचन को रोका जाता है और विभिन्नता जो है वह यह उत्पन्न कर देता है। अगला जो है वो हम प्रश्न देखेंगे बच्चों, और वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें जो भी है उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को जो है वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। बाकी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है दीर्घ उत्तरीय, उसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा कि बीज से आप क्या समझते हैं, किसी एक बीज के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो इसे हम लोग देखेंगे बच्चों अगले क्लास में। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी दिक्कत है, तकलीफ है, जो आपको समझ में बढ़िया से नहीं आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अधिकार से, पूर्ण अधिकार से कमेंट कीजिए। सर बताइए, एग्जाम सर पर है, सर बताइए, हमको ये जानना है टॉपिक, ये कैसे जो है वो कंप्लीट करें, हम कैसे इसको याद करें, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं निश्चित तौर पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा बच्चों, और मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा कि आपका वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, वो डाउट कंप्लीट हो जाए, यानी डाउट जो है वो खत्म हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल के वीडियो में जो है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं तब तक आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद।